है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्टरूम नंबर 1। आज तारीख है 10 जनवरी 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक एक सरकारी तस्दीक ले ली है और वो है इमरान खान का फौजी ट्रायल ना होने की। इसके अलावा सिविलियंस के साथ साथ अब बात जा पहुंची है फौजियों के भी बुनियादी इंसानी हकूक तक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनका जामिन तो है, मगर इस सब के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो वजारत दिफा के वकील हैं उनके पास एक मरतबा फिर दिफा नहीं था, मगर खींच तान के उनको एक हफ्ते का मजीद वक्त दिया जा रहा है। तमाम तर मुहर्रकात है क्या, तय क्या पाया और उसके साथ मुज़ाकरात जो दूसरी तरफ चलने वाले हैं क्या उनका भी कोई अमल दखल लेना देना है, क्या हो रहा है, अब तक की अपडेट्स क्या है, मैं और वसीम मलिक FCR की इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, हम इस वक्त बैठे हैं बुनियादी इंसानी हकूक के मोनूमेंट इसका नाम है, हम इसको मकबरा ही कहते हैं, उस मकबरे पर। और बुनियादी इंसानी हकूक हर दीवार के अंदर नक्श है, लेकिन ढूंढने से भी इस सफ़ेद इमारत के अंदर मिल नहीं रहे। मगर आज की समाअत में क्या हुआ? अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पर फौजी अदालतों का जो मुकदमा है वो जुड़ा तो बुनियादी इंसानी हकूक से है और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स और हमारे दोस्त भी हैं 26वीं आईनी तरमीम से मरियम ये लोग मायूस हो चुके थे। मगर मैं पहले दिन से एक बात कर रहा था कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आप इंतज़ार कीजिए कि यही 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच ये क्या करेगा। ये बेंच एक्सपोज ज़रूर करेगा, क्योंकि उसकी वजह है, अगर मिलिट्री कोर्ट्स तो फौजी इस्टेब्लिशमेंट की अपनी अदालतें हैं, आप उनको पब्लिक कोर्ट्स बना दें, आप ट्रायल अपनी मर्जी का करें, लेकिन सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद हो तो सिस्टम एक्सपोज होता है। इस बार भी यही हो रहा है। यानी आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बनने में नतीजे में बनने वाला बेंच, उसमें डिस्कस हो रहा है कि फ़ौजियों के भी हकूक़ होते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि अगर किसी फोर्सेस के अंदर के शख्स का भी ट्रायल होता है तो उसको भी फेयर बनाना चाहिए, उसमें भी बुनियादी हकूक़ होने चाहिए। बात तो सिविलियंस की थी, तो अब ये मामला बहुत दूर निकल चुका है और उसकी बुनियादी वजह माजी के कुछ बड़े केसेस का हवाला दिया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह कि इस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त की वफाकी हुकूमत ऐसे कारनामे सर अंजाम दे रही है जिसका आइन और कानून से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो दुनिया के जिस मर्जी फोरम पर हो, उनके अपने फोरम पर हो, मामला एक्सपोज होगा, चीज़ें सामने आएंगी, बाहर आएंगी, सवालात उठेंगे और उसकी यही बुनियादी वजह है कि वकील जो है ख्वाजा हारिस वजारत दिफा के, उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। दिन बढ़ते जा रहे हैं, सवालात भी बढ़ते जा रहे हैं और फिर बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो अपने दलाइल को मजबूत करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें अदालत को बताते हैं कि जो उनके लिए फुल टॉस होती हैं आईनी बेंच में शामिल लोगों के लिए। तो किस्सा मुख्तसर आज की समाअत पे आने से पहले वफाकी हुकूमत और फौजी इस्टेब्लिशमेंट को इस 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बनने वाले बेंच से सरप्राइजेज मिलने का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है। अब हम ज़रा मेरे ख्याल में आज की जो समाअत है उसके जो अहम तरीन नुकात हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जस्टिस मुसर्रत हिलाली, समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आप हमें मिलिट्री कोर्ट्स के तरीक़ाकार के बारे में समझाएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली कहती हैं कि एक अफसर ट्रायल करता है, वो उस ट्रायल की रिपोर्ट अपने सीनियर अफसर को भेज देता है। वो सीनियर अफसर जो ट्रायल नहीं कर रहा, उसे नहीं पता, बस उसकी टेबल पे कुछ लिखा हुआ आ जाता है, वो फैसला सुना देता है। तो क्या ये फेयर ट्रायल होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यहाँ पर कहा कि मेरा वकालत और जज होने का 38 साल का तजर्बा है, मैं आज भी खुद को मुकम्मल तसव्वुर नहीं कर सकता। आज भी हम जब फैसला दे रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा काशियस होते हैं, मगर मिलिट्री कोर्ट्स में एक अफसर बैठ के जिसे पता ही नहीं है केस के फैक्ट्स का, वो सजाए मौत तक की सज़ा सुना देता है। जैसे जमाल मंदोखेल ने दोबारा फोकस किया कि आईने पाकिस्तान में सिविलियंस और फोर्सेस के लोगों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। जो शख्स फोर्सेस में मौजूद है, चाहे उसने अपने आप को उस डिसिप्लिन के मातहत कर लिया है, तो वो पाकिस्तान का शहरी पहले है, उसके बुनियादी इंसानी हकूक़ आइन में दर्ज हैं और उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम बैठे हैं। और जैसे जमाल मंदोखेल ने यहाँ तक कहा कि जब फौजी अदालतों का कोई स्कोप होता है, उनकी जो अपीलें हाई कोर्ट की सतह पे आती है,
उनका जो स्कोप होता है वो बड़ा लिमिटेड है। उसमें आपने देखना है कि दारा अख्तियार बनता था नहीं बनता था, बदनीयती है या नहीं है, और उसके केस के मेरिट्स आप डिस्कस नहीं करते अपील की सतह पे। तो जैसे जमाल बंदोखेल ने कहा कि मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि अगर कोई फोर्सेस में काम करने वाला शख्स है, वो सिविलियन नहीं है, उसका भी जब ट्रायल होता है तो उसको भी अपील का हक होना चाहिए। लेकिन वसीम, यहाँ पर एक जो आज तक का प्रेसिडेंट रहा है, अगर हमने देखा हो, ये बताना ज़रूरी है कि जब से फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हुआ 9 मई के बाद, फौरी ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था जब मरकजी बेंच भी समाअत कर रहा था। तो अटॉर्नी जनरल बड़ा दलील के साथ समझाने की कोशिश करते थे मंसूर उस्मान के जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल है उसमें हर तरह के जो बुनियादी हकूक़ समेत जो भी हकूक़ उनके बनते हैं वो उनको दिए जाते हैं, बाद में अपील होगी। फिर हाल ही में जब इंट्रा कोर्ट अपीलों के अंदर ये तय पाया कि नहीं, आप सज़ाएं सुना दें, किसी तरह उनको जेलों में मुंतकिल किया जाए, तो उसके बाद जब सज़ाएं सुना दी गई तो ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर और उसके बाद जो वफाकी हुकूमत है जो कि उनकी ही तर्जुमानी कर रही है, उसने बैठकर बार बार ये बताया कि फेयर ट्रायल के तमाम हक हैं, वकील दिया गया है, बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं, अंदर ख्याल रखा गया है। उसके अलावा ये भी कि अब इनके पास अपील अवेलेबल है। हमने देखा था कि जब बरतानिया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन से आवाज़ें उठी तो उन्हें बताया गया भाई हम अपील का हक देते हैं। मगर आज एक अच्छा नुक्ता रेस हुआ और उससे माजी की वो तमाम तर प्रैक्टिसेस याद आई जो अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रही हैं जब भी केस डिसाइड होता है। साल 2022 के साल 2023 के आगाज़ की बात है कि 2 फौजी अफसरान थे जिनके 1995 में फ़ौज के अंदर बगावत की कोशिश की गई थी। उसके बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ था और कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपीलें मुस्तरद कर दी थी और इस नुक्ते पर कर दी थी कि भाई आपके ट्रायल को तो हम देख नहीं सकते, हमने देखना है आपके साथ कोई बदनीयती तो नहीं की गई, हमने देखना है कि आपके ट्रायल के तकाजे पूरे हुए, डैट्स इट। ये नहीं देखा जाता केस के मेरिट्स क्या हैं। तो इस केस के अंदर ना सिर्फ 9 मई के मेरिट्स डिस्कस हो रहे हैं बल्कि ये भी तय हो रहा है कि भाई उन अपीलों में तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं होती, तो आप बुनियादी हकूक़ के टचस्टोन पर एक केस को कैसे देख सकते हैं जब बुनियादी हकूक़ आर्मी एक्ट के तहत या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मअतल होते हैं। तो ये वाली जो बार है इसको किसी भी तरह से अबूर नहीं कर पा रहे हैं ख्वाजा हारिस साहब। मतलब उनके पास कल भी हमने ये बात की थी और हम रोज़ ये बात कर रहे हैं कि उनके पास दिफा ख़त्म हो रहा है, वो मुश्किल में हर गुजरते दिन के साथ फंसते जा रहे हैं। और आज जब त्यारा साजिश केस के का हवाला दिया और जस्टिस मुसरत हिलाली तो बिल्कुल ही लीथल हो गई इस मामले में जब उन्होंने बात की कि जब 1999 में गालिबन परवेज़ मुशर्रफ को जिस त्यारे में वो सवार थे उसको लैंड करने ना देने का प्लान था और फिर उस ज़माने में बड़ी हबर दबड़ मची थी और नवाज शरीफ का ऑर्डर था कि भाई कहीं भी रह लें, वापस आने की ज़रूरत नहीं है, मगर आकर फिर मार्शल लॉ लग गया, नवाज हुकूमत ख़त्म हुई, फिर उनको बैरून मुल्क भागना पड़ा। इस किस्म की जो तमाम तर हरकत हुई थी वसीम, उनका हवाला सुप्रीम कोर्ट में मुड़ मुड़ के आ रहा है। हुकूमत को भी टफ टाइम मिल रहा है। देखिए वो इस कॉन्टेक्स्ट में वो इस कॉन्टेक्स्ट में मिल रहा है कि हम ये भी देख रहे हैं कि सवाल एक पूछा जा रहा है कि आपने बुनियादी तौर पर तफरीक कैसे की। कुछ लोगों को आप कहाँ लेके गए, मिलिट्री कस्टडी में, कुछ लोगों को आप सिविलियन कस्टडी में लेके गए। कल के दिन जस्टिस हसन नज़र रिजवी उन्होंने सबसे बड़ा और सबसे पर्टिनेंट सवाल उठाया जिसमें उन्होंने त्यारा साजिश केस का जिक्र कल शुरू किया, कराची की सड़क पर एक कोरियन त्यारे की तबाही का जिक्र किया, GHQ हमले का जिक्र किया, शहादतें भी हुई, दहशत गर्दों ने भी हमले किए। आज जस्टिस मुसरत हिलाली ने दोबारा उस सवाल को इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि एक त्यारा हाईजैकिंग केस था। आज वो इस तफसील में इसलिए गई कि वो बड़ी अहम है पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखते हुए, मैं ये समझता हूँ। वो जब उस तारीख में गई तो उन्होंने कहा कि एक आर्मी चीफ का त्यारा हवा में रोक लिया गया, उसमें फ्यूल कम था, दीगर मुसाफिर भी उसमें सवार थे, एयरपोर्ट की लाइट्स बंद कर दी गई और कहा कि लैंड नहीं कर सकते। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं यहाँ पर सियासी बात नहीं करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उसमें सफिशेंट फ्यूल था, जिसमें जस्टिस मुसरत हिलाली ने बाद में कहा कि उसी की वजह से बाद में फिर हमने देखा कि इस मुल्क में मार्शल लॉ भी लगा। तो इस सारी सिचुएशन को फिर हमने जब देखा, उसको एनालाइज किया, तो फिर सवाल ये पूछा गया कि उस त्यारा साजिश केस का ATC में ट्रायल हुआ था या मिलिट्री कोर्ट्स में। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि त्यारा हाईजैक करना, त्यारा अगवा करना वो आर्मी एक्ट की दफ़ा में नहीं आता। कि जस्टिस मुसरत हिलाली ने वहाँ पर दोबारा पूछा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा ठीक है ये नुक्ता जो है वो क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। जस्टिस जस्टिस मुसरत हिलाली ने दोबारा पूछा, उन्होंने कहा रुकें, एक और सवाल है। अगर कोई फोर्सेस का त्यारा हाईजैक हो जाता है, कोई इंस्टॉलेशन का त्यारा हाईजैक हो जाता है,
تو کیا وہ پھر اوفینس آرمی ایکٹ میں آتا ہے؟ تو خواجہ حارث نے کہا کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن یہ اس سیکشن میں نہیں آتا جو کہ 21D اور 2D2 کی جو سیکشن تھی. تو ساری ٹائم سپین میں اب کچھ چیزیں طے ہونی ہیں. آپ نے جو عمران خان والی بات بتائی میرے خیال میں اس کو ہم ویڈیو کے آخر میں ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں وہ آج کے دن کھڑے ہوئے اس سوال کے جواب میں کہ جب ان سے بار بار یہ بات پوچھی گئی کہ آپ نے تفریق کیسے کی تھی، ATC کے اتنے لوگوں کا ٹرائل ہوگا اور فوجی عدالتوں میں 105 کا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ویژولز دیکھے، ہم نے وہاں پر ایک چیز یہ کی کہ شناخت کی تھی کہ جو شخص ان ممنوع ایریاز پر آرمی انسٹالیشن کے باہر موجود تھے ان 105 کا ٹرائل کیا گیا، ادروائز باقی تمام کو ATC میں بھیج دیا. یعنی جو ویڈیو ثبوتوں کے اندر ثابت تھا جن کا، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب 9 مئی کے واقعات میں ابھی حال ہی میں سزائیں سنائی گئی 21 اور 26 دسمبر کو، تو باقاعدہ ویڈیوز جاری کی گئی. تو جن کی وہ ویڈیوز موجود تھیں ان سب کو فوجی عدالتوں میں بھیج دیا گیا، اور جن کی نہیں تھی ان لوگوں کو عام عدالتوں میں. اور کوئی 5000 کا فگر ہے جو وسیم بتایا گیا ہے کہ گرفتار کیے 9 مئی کے واقعات میں افراد، اور ان 5000 میں سے 105 کو نکال دیں اور دیگر سارے ATC میں کیسز چل رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ججز اس پوائنٹ پر بھی کنونس نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہیں ثابت تو اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ عمران خان تو اس دن وہاں پر موجود نہیں تھے. ایگزیکٹلی. تو جو عمران خان کے فوجی ٹرائل کی باتیں ہو رہی تھی وہ تو آج سرکاری سطح پر آفیشلی کنفرم ہو گئی ہے نا. لیکن وسیم اس کو کہیں نہ کہیں اس سے بھی تو جوڑا جا رہا تھا کہ فیض حمید نے اگر ان کے خلاف سلطانی گواہ بننے کا کر لیا، لیکن ابھی حال ہی میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ والی چیز بھی نہیں ہو رہی. فیض حمید کا جو پورا نیکسس ہے اس کو عمران خان سے کریٹ کرنے کا جو ایک کوشش تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کامیاب وہ منصوبہ بھی نہیں ہو سکا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کی وجہ سے وقتی طور پر اس پوری کی پوری پوزیشن کو ہالٹ کیا گیا ہو. مگر بہرحال ایک اور اہم نقطہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب برطانوی کچھ MPs کی جانب سے سوال کیا گیا تھا کہ عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوگا تو لکھ کر دے دیا تھا حکومت پاکستان نے کہ کوئی ایسے ارادہ ہے نہیں. تو پھر اس کے بعد پاکستان نے لکھ دیا، دیکھیے لکھ کر نہیں دیا تھا، انہوں نے اپنا ایک نائب وزیر خارجہ بھیجا تھا. اس نائب وزیر خارجہ کی ہمارے وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی تھی جو اس حکومت کی سب سے زیادہ اس وقت کی جو ہے وہ ایک طاقتور شخصیت ہے. اور ان طاقتور شخصیت کو نے بتا دیا ان کو کہ نہیں ہو رہا، انہوں نے واپس جا کے بتا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ سمٹ گیا. یہی ہوا تھا. اور تو دیکھیے خیر کٹ دا اسٹوری شارٹ، خواجہ حارث وزارت دفاع کے وکیل ہیں، انہوں نے ابھی تک اسپیکنگ آرڈر جاری عدالت میں پروڈیوس نہیں کیا، جو 3 بار ایٹ لیسٹ مانگا جا چکا ہے کہ آپ نے سویلین کسٹڈی سے یہ لوگ 3 بار نہیں مانگا جا چکا وسیم. انٹرا کورٹ اپیل کی بات کر رہا ہوں. انٹرا کورٹ اپیلوں سے پہلے بھی مانگتے رہے، مرکزی کیس میں تو مانگا جاتا انٹرا کورٹ رہا. اپیلوں کے اندر بھی کوئی درجنوں بار مانگا جا چکا اور اب تک نہیں دیا گیا. اس کا نہ دینا اٹ سیلف بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے کہ کس آرڈر کے تحت، کس طریقہ کار کے تحت آپ نے دیا. اور پھر آج یہ بھی بتایا گیا کہ جو 3 FIRs تھی جن کو درج کیا گیا، اور وہ 3 FIRs کہتے ہیں ریکارڈ پر ہے، لیکن جسٹس مسرت ہلالی نے یہ بھی کہا کہ 3 FIR سے کچھ نہیں ہوگا، وہ FIR بتائیں جس کے تحت آپ نے ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا. مگر بہرحال اب تک اس کیس کے اندر ایک اور بھی ٹرائیکاٹومی آف پاور آرٹیکل 175(3) جسٹس جمال مندوخیل کا بڑا پرٹیننٹ سوال ہے، نہیں جواب دیا گیا. بنیادی انسانی حقوق سے متعلق سوال نہیں جواب دیا گیا. کہا گیا کہ اگر پروہیبٹڈ ایریا میں جانا آرمی ایکٹ کے خلاف جرم ہے تو ایک شخص کو روکنے کے باوجود فوجی چوکی پر جانے پر آپ ٹرائل کر سکتے ہیں. خواجہ حارث صاحب نے نہیں جواب دیا. تو دن بہ دن سوال بڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر کل کے روز جو سوال ہوئے، اب جیسے ماضی کے کیسز ہیں، طیارہ ہائی جیک کیس یا وہ کیس جو دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو آپ نے ATC میں ٹرائل کیا تو ان کا آپ نے ATC میں ٹرائل کیوں نہیں کیا؟ پھر آج یہ بھی سوال چل گیا کہ جب امریت میں نہیں ہوئے فوجی ٹرائل، حالانکہ جرائم بھی تھے، سزائیں بھی ہوئی تھی، لیکن جب تب بھی فوجی ٹرائل نہیں ہوئے تو پھر جمہوریت کے دنوں میں، اور پھر بہت بڑی بات کہ ایمرجنسی نافذ نہیں تھی. یہ بھی ان جج صاحبان کا ایک بڑا پن ہے کہ وہ موجودہ وقت کو جمہوریت کہہ رہے ہیں کہ امریت میں نہیں ہوئی تو جمہوریت میں ہو گئی. تو یہ براہ راست کوئی ڈکٹیٹرشپ تو چل نہیں رہی نا. تو بہرحال دیکھیے جمہوریت میں فوجی عدالتیں نہیں ہوا کرتی. فوجی عدالتیں آئین پاکستان کا پہلا چیپٹر پریامبل جو ہے اس کا بنیادی انسانی حقوق، آئین اور قانون پر پھر CRPC، ضابطہ فوجداری، تعزیرات پاکستان، قانون شہادت، عالمی کنونشنز، ہر اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو آپ نے ملک میں بنا رکھا ہے یا پھر بیرون ملک سگنیچر کر رکھے ہیں. مگر بہرحال وسیم، ہر گزرتے دن کے ساتھ کہیں نہ کہیں مجھے ہماری وہ جو ایک رائے تھی کہ شاید جو سپریم کورٹ ہے وہ اس وقت کی حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو 9 مئی کے واقعات میں جو بیرونی دباؤ ہے اس پر وے آؤٹ دے سکتی ہے. چیزیں اسی طرف کو جا رہی ہیں
और मेजॉरिटी क्या तय होगी, क्या बेंच मुतफिका तौर पर तो करता नजर नहीं आ रहा, मगर बहरहाल कितनी अच्छा, मेजॉरिटी मुझे ये लग रहा है कि मेजॉरिटी के साथ, मुतफिका तौर पर नहीं लेकिन मेजॉरिटी के साथ ये हो सकता है कि वो जो 23 अक्टूबर का जजमेंट है वो मुकम्मल तौर पर अब हो जाए। देखना है कि क्या ये होगा कि ये जजेस आर्मी एक्ट की वो शिकें भी बरकरार रखें, उनका कलअदम होना जिनके तहत कभी भी सिविलियंस को फौजी ट्रायल में ले जाया जा सकता है, या फिर वो जो 14 फॉरम से और तमाम सूबों से इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करवाई गई थी और जिसके पीछे एक पूरा माहौल बनाया गया था, आपको याद होगा नवंबर दिसंबर में, उसको देखा जाएगा कि वो कितने हद तक जो है वो उस वाले नैरेटिव का जीत होती है। और वैसे में एक चीज़ आखिर में सिर्फ कि अब तक हमारी अदालतों का कंडक्ट सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक बहुत बदकिस्मत रहा है। उन्होंने अपना एक वक्त भी गुजार लिया, जुल्म भी सह लिए। आपने देखा होगा कि फ़ौजी अदालतों से अभी जो हाल ही में रहम की अपीलों के बाद बाहर निकलने वाले कुछ अफराद थे, उनमें से एक तो बिल्कुल ही ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। तो ये हालत लोगों की हुई है, तो उसके बाद अब अगर सुप्रीम कोर्ट सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का कलअदम करार देने का फैसला बरकरार रखेगी, तो सिर्फ ये जजेस अपने हल्फ पे और अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला दे रहे हैं। अपनी आवाम के लिए वो जो एक जज के दिल में बराबरी का अंसर कम अज़ कम होना चाहिए हर शख्स को फेयर ट्रायल देने का, वो कहीं ना कहीं मर चुका है। सिर्फ सैनिटी ने प्रिवेल होना है अगर ये ऑर्डर करते हैं। अगर इस सारे सिचुएशन में तो सैनिटी ही प्रिवेल कर जाती है, कोई तो वो भी सेंस बहुत से ही बड़ी काम बात लिया जाता है, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। खैर, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं कि काजी फाजीसा के बनाए गए बुनियादी इंसानी हकूक़ के मोनूमेंट, जिसे हम बुनियादी इंसानी हकूक़ के मकबरे का नाम देते थे, और बाद में तो फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद पता चला कि काजी साहब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कब्र खोदना चाहते थे, लेकिन अमलन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होता। वक्ती तौर पर तो बुनियादी इंसानी हकूक़ यहाँ पर दफन ज़रूर किए गए हैं। आने वाला दिन जो है वो पाकिस्तान के अदलिया, आईन पाकिस्तान और बिलखसूस जमहूर पाकिस्तान के लिए बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कितने अरसे में अपनी ये जिम्मेदारी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता, इस मुकदमे का फैसला करेगी और फिर अल्टीमेटली उस 26वीं तरमीम की तरफ जाएगी। फिलवक्त मुझे और वसीम मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह